हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एरीन्स व एरोमेटिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं। वो है बाइफिनाइल्स एंड बर्च रिडक्शन। हमने बेंजीन की रिएक्शंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में आपको बताई थी, इसलिए हम अलग से नहीं ले रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल क्या होते हैं? जिसमें दो बेंजीन रिंग हो, दो फेनिल रिंग्स हों। तो सबसे पहले हम इसे प्रिपेयर करते हैं। इसकी पहली विधि है फिटिक रिएक्शन। यह बुर्ज अभिक्रिया का एक प्रकार से विस्तार है, जिसमें सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय विलयन में एरिल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है। शायद आपको ध्यान होगा कि बुर्ज रिएक्शन में हम एल्किल हैलाइड के साथ ही रिएक्शन कराते हैं, सोडियम और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। उसे हम कहते हैं बुर्ज रिएक्शन। यदि हम एक तो एरोमेटिक हैलाइड लें और एक एलिफेटिक हैलाइड लें और उसकी रिएक्शन यदि हम सोडियम के साथ शुष्क ईथर में कराएं, तब उसे हम बुर्ज फिटिक रिएक्शन कहते हैं। और दोनों एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं, तब उसे हम फिटिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यदि दोनों एलिफेटिक हैलाइड्स लेते हैं यानी एल्किल हैलाइड्स लेते हैं, तब बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं तो बुर्ज फिटिक रिएक्शन कहते हैं। और यदि केवल एरोमेटिक हैलाइड्स लेते हैं, तब फिटिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार हम बाइफेनिल बना सकते हैं। अब सेकंड मेथड है उल्मान सिंथेसिस। इस विधि में एरिल आयोडाइड को कॉपर धातु के साथ गर्म किया जाता है, कुछ इस प्रकार। यहां से CuI2 निकल जाएगा और बाइफेनिल बन जाता है। लेकिन यह अभिक्रिया क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन के साथ संपन्न नहीं होती है, जब तक कि उसमें कोई प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह न हो। यानी हम यदि यहाँ एरोमेटिक क्लोरोबेंजीन यदि हम लेते हैं, तो हमें यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होना आवश्यक है, तभी हमें बाइफिनाइल्स बन सकते हैं। यदि हमें प्योरली बाइफिनाइल बनाना है, ये बाइफिनाइल का डेरिवेटिव है, तो हमें यह नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस करके हटाने होंगे। तीसरा मेथड है ग्रिगनार्ड रिएक्शन द्वारा। कोबाल्ट अथवा निकल क्लोराइड की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में यदि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड व ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया कराई जाए, तो बाइफेनिल बनता है। ये देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन हमने की है ब्रोमोबेंजीन से कोबाल्ट क्लोराइड या निकल क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो MgBr2 निकल जाएगा और बनेगा बाइफेनिल। यह अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है। तो इसकी ये मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन हुई COCl2 से, तो COCl2 से जुड़ जाएगा और MgBrCl निकल जाएगा। अब इसमें होमोलिटिक फिशन या समांश विदलन हो रहा है, तो ये फेनिल फ्री रेडिकल बन गया और COCl भी फ्री रेडिकल बना। अब ये दो फेनिल फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बाइफेनिल बनाते हैं। इसका नेक्स्ट मेथड है अंतरा आणविक डिहाइड्रोजिनीकरण यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रोजिनेशन। नम यानी मॉइस्ट फेरी फेरो ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि उच्च ताप पर यानी 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन वाष्प को गुजारा जाए, तो बेंजीन वलयों का युग्मन यानी कपलिंग हो जाती है और बाइफेनिल बनता है। यह बाइफेनिल बनने की औद्योगिक विधि है, इसलिए आप इसे अवश्य याद करें। अब हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ये फेरी फेरो ऑक्साइड क्यों लिखा है। ये है फेरी फेरो ऑक्साइड। देखिए Fe3O4 लिखा है ना, ये किसका मिक्सचर होता है? यह FeO यानी फेरस ऑक्साइड और Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड का
मिश्रण होता है। तो देखिए कुल मिलाकर देखिए ये कितने हो गए Fe3 और ऑक्सीजन कितने हो गए 4। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फेरी फेरो ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यह फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो जब इस बेंजीन को फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में लगभग 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस पर गुजारा जाता है तो बाइफेनिल बनता है। यह भी एक मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखिए इसका होमोलिटिक फिशन हुआ, यानी समांश विदलन हुआ, तो ये फेनिल फ्री रेडिकल बन गया और दो फेनिल फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बाइफेनिल बनाते हैं और इसी प्रकार से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट मेथड है डाइजोनियम लवणों से, यानी डाइजोनियम सॉल्ट से। यदि बेंजीडीन के डाइजोनियम लवणों को हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ अपचयन करवाया जाए तो बाइफेनिल बनता है। ये बेंजीडीन है, यानी बाइफेनिल रिंग में दोनों पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। इसका नाम है बेंजीडीन। इसका यदि हम डाइजोटाइजेशन करें, यानी Na2 और HCl से 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह NH2 ग्रुप N2Cl में कन्वर्ट हो जाता है। ये N2Cl में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए इसमें एक ही कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, N2 यहां है और N2 यहां है, तो हम इसे कहेंगे टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन। यानी बेंजीडीन क्या हो गई, टेट्रा एजोटाइज्ड हो गई, यानी चार नाइट्रोजन लगे हैं, टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन। इसकी रिएक्शन यदि हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड से करते हैं तो ये दोनों ग्रुप निकल जाते हैं, यानी N2Cl हाइड्रोजन द्वारा रिप्लेस हो जाता है और हमें बाइफिनाइल प्राप्त होता है। बेंजीन डाइजोनियम लवण को एथेनॉली विलयन में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर भी बाइफेनिल बनता है। इसे गॉम्बर्ग रिएक्शन कहते हैं। यदि यहाँ हम ये डाइजोनियम सॉल्ट लें और इसकी कॉपर और इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराएं तो भी बाइफेनिल बनता है, नाइट्रोजन निकल गया और H2SO4 निकल जाता है। तो ये थी आपकी कुछ बनाने की विधियां। आइए अब इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। यानी हम बाइफिनाइल को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी ये बेंजीन रिंग है और दूसरी बेंजीन रिंग को हमने लिख लिया C6H5। यह C6H5 ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करता है और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान होंगी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन डोनर है तो जैसा कि हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि जो ग्रुप अपने इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट द्वारा बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं वह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यानी यह फिनाइल ग्रुप इस बेंजीन रिंग के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो यदि हम बाइफिनाइल का नाइट्रेशन करें HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में तो पैरा व ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अब देखिए पैरा प्रोडक्ट मुख्य होगा क्योंकि ये फिनाइल रिंग बड़ी साइज की है, अतः ऑर्थो प्रोडक्ट में स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से ज्यादा नहीं बनेगा। हम ये पूर्व में बता चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं। यह हमने मध्यवर्ती एरेनियम कैटायन के स्थायित्व के आधार पर बताया था। हम जल्दी से इसे लेते हैं। हमने बताया था कि इसमें थर्ड और जो यहां पर ये 5th नंबर लिखा हुआ है, हमने पूर्व में आपको 3rd and 8th बताया था। ऐसा क्यों, हम फिर से बता देते हैं। वहां हमने ऑर्थो आक्रमण, उसके बाद मेटा आक्रमण लिया था और उसके बाद पैरा लिया था, इसलिए इस वाले संरचना को 8th नंबर मिला था।
लेकिन आपको बस मुख्य ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो संरचनाएं हैं कौन सी हैं, वो संरचनाएं हैं जिसमें उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है जिससे कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। यदि यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो ये संरचनाएं स्थायी हो जाती हैं, और यदि यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है तो यही संरचनाएं अस्थायी यानी अनस्टेबल हो जाती हैं। अब यहां देखिए, इसमें C6H5 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अतः ये दोनों संरचनाएं स्थायी हो जाएंगी और यह ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। एक प्रतिस्थापी बाइफेनिल में यदि दूसरा इलेक्ट्रोफाइल प्रवेशित कराना चाहे, जैसे हमने पहले बाइफिनाइल में एक ग्रुप तो प्रवेशित करा लिया, वो कहां पर आया? ऑर्थो पोजीशन पर या मेटा पोजीशन पर। ओके, जैसे इसमें हमारा ये इसकी पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ गया। अब हम इसी में एक और ग्रुप प्रवेशित कराना चाहते हैं, यानी हम इसका नाइट्रेशन कराना चाहते हैं। तो ये जो पहले वाला ग्रुप है, चाहे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, यह हमेशा दूसरी रिंग में ही आएगा और ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो देखिए पढ़ लेते हैं कि एक प्रतिस्थापी बाइफेनिल में यदि दूसरा इलेक्ट्रोफाइल प्रवेशित कराना हो तो वह सदैव दूसरी वलय में आएगा और ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर आता है। इसमें इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि पहले विद्यमान प्रतिस्थापी समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला है अथवा इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। बाइफेनिल क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराने पर उसकी एक वलय टूट जाती है और बेंजोइक एसिड बनाता है, यानी ये बाइफेनिल है, ये वाली वलय टूट जाएगी, COOH में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है बाइफेनिल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस। अब हम लेंगे बर्च रिडक्शन। यह एक विशेष प्रकार का रिडक्शन है। यदि हम बेंजीन का रिडक्शन निकेल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करें तो यह पूरी बेंजीन रिंग रिड्यूस हो जाएगी और क्या बनाएगी? साइक्लोहेक्सेन। लेकिन बर्च रिडक्शन एक विशेष प्रकार का रिडक्शन है जिसमें 1 और 4 पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ता है। तो पढ़ लेते हैं। The Birch reduction is an organic reaction that is used to convert arenes to cyclohexadiene। ये देखिए, ये एरीन है, यह बर्च रिडक्शन द्वारा रिड्यूस होकर साइक्लोहेक्साडाइन में, यानी साइक्लिक है, हेक्सा है और डाइन यानी 2 बॉन्ड्स है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इससे ऑर्थर बर्च ने बताया था, इसलिए इसका नाम बर्च रिडक्शन रखा है। इन दिस ऑर्गेनिक रिडक्शन द एरोमेटिक रिंग इन लिक्विड अमोनिया विथ सोडियम, लिथियम और पोटेशियम एंड एन अल्कोहल सच एज इथेनॉल एंड टर्शरी ब्यूटेनॉल, यह हमको लेना पड़ता है, यानी हम सोडियम के स्थान पर लिथियम और पोटेशियम भी ले सकते हैं, अमोनिया लेना होगा और एल्कोहल के साथ या तो एल्कोहल ले लें या टर्शरी ब्यूटेनॉल भी ले सकते हैं। ये चीजें हमको लेनी है। दिस रिएक्शन इज अनलाइक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन which usually reduces the aromatic ring to all the way to cyclohexane। यानी इसमें जो रिडक्शन होता है 1,4 रिडक्शन होता है, यानी 1 पोजीशन पर एंड 4 पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ता है और 3 बॉन्ड्स में से कौन कितने बॉन्ड्स रह जाएंगे? 2। अब हम नेफ्थलीन का यदि हाइड्रोजनेशन देखें तो कहां कहां जुड़ेगा? देखो कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पर? 5। अब और यहाँ कितने रह जाएंगे फिर? 3। अब देखिए 1 पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ा, 4 पोजीशन पर जुड़ा, 5 पोजीशन पर जुड़ा और 8 पोजीशन पर जुड़ा। तो इस प्रकार विशेष प्रकार का यह रिडक्शन है।
आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। A solution of sodium in liquid ammonia consists the electrolyte salt, यानी सोडियम को जब हम अमोनिया में सॉल्यूशन में लेंगे तो वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने निकाल दिया, और जो अमोनिया है वो इस सोडियम को भी सॉल्वेट कर देगा और इस इलेक्ट्रॉन को भी सॉल्वेट कर देगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ भी अमोनिया के मॉलिक्यूल लग जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, और अमोनिया से जब सॉल्वेट होता है तो उसका कलर ब्लू कलर का होता है, यानी सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ये जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। The solvated electron add to the aromatic ring to give a radical anion, यानी यह सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, यह जब इस एरोमेटिक रिंग से जुड़ेगा तो एक रेडिकल एनाइन बनाएगा। कैसे, देखिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहां आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसके पास आ जाएगा, यानी इस कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो इस जगह आ गया। अब इसको आप ध्यान पूर्वक देखें तो इसमें एक तो रेडिकल है और एक माइनस चार्ज है, तो हम इस स्पीशीज को कहेंगे दिस इज रेडिकल एनाइन, यानी इस सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ने बेंजीन रिंग को एक रेडिकल एनाइन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब इस नेगेटिव चार्ज पर ये जो अल्कोहल है अपना प्रोटॉन इसको दे देता है। ये देखिए ये जो रेड कलर से दिखाया हुआ है ये प्रोटॉन इस नेगेटिव चार्ज को मिल जाएगा, यहां ये जुड़ गया। अब दूसरा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन फिर से इसके पास आएगा, अब ये इसको एनाइन में कन्वर्ट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले है और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दूसरा अल्कोहल इसको एक और प्रोटॉन इसको देगा और इस प्रकार से ये बनाएगा 1,4 डाइहाइड्रो प्रोडक्ट। इस चीज को देखिए यहां पर हम देख सकते हैं, इसको हमने एक GIF द्वारा शो किया है। अब देखिए दोबारा से इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये बेंजीन रिंग है, ये 2 हाइड्रोजन हमने शो कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया इस कार्बन पर जुड़ा और इधर से ये बॉन्ड शिफ्ट हो गए। अब देखिए ये रेडिकल एनाइन बन गया, अल्कोहल ने नेगेटिव कार्बन पर एक प्रोटॉन देकर स्वयं एल्कोक्साइड आयन के रूप में अलग हो गया। अब दूसरा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन के पास आ रहा है, यह कार्बन एनाइन में कन्वर्ट हो गया और दूसरे अल्कोहलिक प्रोटॉन, अल्कोहल से इसे प्रोटॉन मिल गया और दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़ जाते हैं। आप लोग यदि ये वापस अपनी कंडीशन में आ जाता है, आप इस पर क्लिक करके इसको वापस देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में वो होगी हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री। थैंक यू।